नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो का चर्चा का विषय हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल्स पर चर्चा की है, क्योंकि वो चैप्टर बहुत लंबा है दोस्तों और केवल कर्मचारियों पर ही लागू होता है, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होता है। तो मैंने सोचा कि साथ साथ जो मेरे साथी रिटायरमेंट के नज़दीक बैठे हैं उनको भी इन रूलों का ज्ञान मिलना चाहिए, या जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके कोई क्लेम पेंडिंग हैं या क्लेम में कोई डिस्प्यूट है तो उसका ज्ञान भी उनको प्राप्त हो जाए, ताकि वो अपने डिस्प्यूट क्लियर करा सकें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रिप्रेजेंटेशन इत्यादि करके। और जो मेरे साथी अभी इन सर्विस में हैं और नियर टू रिटायरमेंट हैं, वो लोग अपना जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उनका ज्ञान उनको होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बीच में मैं अपने वीडियो में हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स पर भी चर्चा करता रहूं साथ साथ, ताकि कर्मचारियों को भी फायदा होता रहे और जो नियर टू रिटायरमेंट कर्मचारी बैठे हैं उनको भी, और जो रिटायर हो चुका है और जिनके क्लेम पेंडिंग पड़े हैं उनको भी फायदा होता रहे। दोस्तों, इसके साथ साथ ही मैं कंडक्ट रूल पर भी वीडियो निकालूंगा और पनिशमेंट अपील रूल पर भी वीडियो निकालूंगा। आप चिंता ना करें, 9 वॉल्यूम मैंने बताए थे अपने पहले वीडियो में कि हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 19 जुलाई 2016 से लागू हुए हैं और ये 9 वॉल्यूम में है दोस्तों। तो मैं इन 9 वॉल्यूम पर आपको समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से चर्चा करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को हर विषय पर ज्ञान प्राप्त होता रहे। अलाउंसेस पर भी, पे फिक्सेशन पर भी, कंडक्ट रूल पर भी, पनिशमेंट अपील रूल पर भी, जीपी फंड के ऊपर भी, पेंशन रूल पर भी और टीए रूल पर भी, इन सभी पर मैं चर्चा करता रहूँगा बीच बीच में, उन विषयों पर वीडियो आपके सामने ला करके, ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट उसमें बना रहे और ज्ञान की वृद्धि आपको होती रहे और साथ साथ आपको उनका लाभ भी प्राप्त होता रहे दोस्तों। तो आपका समय ज़्यादा ना लूँगा, इसलिए मैं सीधा विषय पर आता हूँ कि आज की वीडियो का विषय है हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2016। मैंने आपको प्रारूप दिखाया था, आज पुनः इनका प्रारूप दिखा देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये देख लीजिए, ये ओरिजिनल किताब है दोस्तों हरियाणा सरकार की। इस पर हम बातचीत करेंगे, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पेंशन रूल्स में टोटल 11 चैप्टर हैं, अध्याय 11 हैं और टोटल रूल 109 हैं। तो हम अध्याय के अनुसार अर्थात चैप्टर के अनुसार जितने भी रूल हैं उन पर सभी पर चर्चा करेंगे और मेरा ये भरसक प्रयास होगा कि मैं इसमें कुछ भी ऐसा ना छोड़ के चलूं कि जिससे आपके ज्ञान में कुछ कमी रह जाए। मैं हर पॉइंट पर चर्चा करूंगा, इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और मुझे सुनें और लाभ कमाएं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और वीडियो के अंत में बेल आइकॉन का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों, ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे और मुझे आपकी ये भी पता चलता रहे कि आप लोग मुझे सुनने के इच्छुक हैं, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसलिए हम सीधे अब बातचीत पर आते हैं दोस्तों। मैंने आपको प्रारूप दिखा लिया हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2016 का। इसमें मैंने आपको बताया 11 चैप्टर हैं, टोटल रूल 109 है। तो मैं आज 3 चैप्टर पर चर्चा करूंगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 में दोस्तों प्रीलिमिनरी है
प्रीलिमिनरी शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है। मैंने नाम बताया आपको कि इन रूलों का नाम हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2016 जो कि 19 जुलाई 2016 से हरियाणा सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी किए गए। इससे पूर्व में जो नियम थे उनको रूल 7 के माध्यम से, इन रूलों के रूल 7 के माध्यम से उनको रद्द कर दिया गया। इसमें लिखा हुआ रूल 7 में कि रिपील कर दिए गए। वो कौन से रूल थे? पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स वॉल्यूम 2, अर्थात पंजाब CSR वॉल्यूम 2। उसमें 2 प्रकार के रूल थे, एक जीपी फंड के और एक पेंशन के। वो दो चीजें ली हुई थी। और नए रूलों में हरियाणा सरकार ने इन दोनों विषयों को पृथक पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। जीपी फंड के अलग रूल बना दिए, पेंशन के अलग रूल बना दिए। पेंशन के रूल में आपसे चर्चा कर रहा हूं। इसकी एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन बताइए कहां तक? रूल 2 में, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड दीज रूल शैल अप्लाई टू ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉई appointed to a post on regular basis on or before the 31st December 2005 in any department under हरियाणा गवर्नमेंट। अर्थात वो सभी रेगुलर कर्मचारी, जो कर्मचारी रेगुलर पोस्टों पर काम कर रहे हैं और 31 दिसंबर 2005 तक नियुक्त हुए हैं, उन पर यह लागू होगी। क्योंकि 1 जनवरी 2006 से हरियाणा सरकार ने NPS के नाम से स्कीम लागू करी है, कंट्रीब्यूटरी न्यू पेंशन स्कीम। उसके तहत उन जो लोग 1/1/2006 के बाद नियुक्त हुए हैं दोस्तों, उन पर ये रूल लागू नहीं होते। अब आप ये समझेंगे कि कर्मचारियों, जो हरियाणा सरकार के कर्मचारियों में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं। एक तो वो जो 31/12/2005 तक रेगुलर पोस्टों पर नियुक्त हुए हैं, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूट हुए हैं या बाय रेगुलराइजेशन फ्रॉम एनी अदर पोस्ट हुए हैं और अदरवाइज ट्रांसफर बेस पे हुए हैं, या जैसे भी मोड में वो लगे हैं 31 दिसंबर 2005 तक रिक्रूट हुए हैं रेगुलर पोस्टों पर, उन पर ये रूल लागू होते हैं। दूसरी टाइप के लोग जो कर्मचारी हैं, दूसरी कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं, वो हैं जो 1 जनवरी 2006 से लेकर अब तक नियुक्तियां प्राप्त कर रहे हैं और इन सर्विस हैं, उन पर लागू नहीं होते, क्योंकि उन पर NPS स्कीम लागू होती है दोस्तों। उस पर मैं बाद में आगे किसी वीडियो में पूर्ण रूप से चर्चा करूंगा, मैं NPS पर भी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों आज हमारा विषय केवल पेंशन का है, ये मैंने एक्सटेंट बताया। आगे बताया कि द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज एग्रीड अंडर क्लास 3 आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that until a law is made by the legislature of the state under class 2 of article 187 of the constitution or rules are framed by the governor in consultation with the speaker of the legislative assembly under class 3 of article 187 of the constitution of India, these rules and amendments thereof, if any, after prior consent of the speaker, shall apply to the secretariat staff of the Haryana legislative assembly. Speaker, Chairman Haryana Public Service Commission has agreed to the application of this rule as amended from time to time in the case of officers and employees of the Haryana Public Service Commission. कि जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी मान लिया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कर्मचारी, जो ऑफिसर या कर्मचारी ऑफिशियल जो कार्यरत हैं, उन पर भी ये रूल लागू किए जाएंगे। अमेंडमेंट यदि कोई समय समय पर होती है उनके साथ साथ। नोट 3 में कहा है, इफ एनी डाउट अराइजेज as to whether these rules apply to any person or not, the decision shall lie with the फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने अपने अधिकार क्षेत्र में रखा है। नोट 3 के माध्यम से लिखा है, बताया है क्लियर कि यदि इन रूलों पे कहीं किसी प्रकार की शंका आ जाती है कि ये किस कैटेगरी पर लागू होंगे,
और किस कैटेगरी पर लागू नहीं होंगे, तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार, उसका डिसीजन केवल और केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है अधिकार, वही डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। रूल 3 में कहा, राइट एंड प्रिविलेज अंडर एनी लॉ अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल्स or in the term and condition offered at the time of appointment and accepted by the person. Nothing in these rules shall operate to deprive any person of any right or privilege to which he is entitled by or under any law. कि इन रूलों का ये मकसद कतई नहीं है कि किसी भी कर्मचारी के लिए किसी भी कानून के द्वारा यदि उसको कोई लाभ प्रदान किया जाता है, या इन रूलों के द्वारा कोई लाभ प्रदान होता है, या किसी अन्य रूल के द्वारा, या किसी लॉ के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ के द्वारा यदि किसी कर्मचारी को कोई लाभ प्राप्त होता है, ऐसे कर्मचारियों को जिन पर ये रूल लागू होती हैं उनको डिप्राइव करने का कोई मंशा नहीं है, उनको उससे वंचित करने की कोई मंशा नहीं है। ये हरियाणा सरकार ने अपने इस पेंशन के नियम 3 में क्लियर कट कहा है दोस्तों। नंबर 4 रूल में कहा है, रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू प्रिवेंशन और फैमिली पेंशन। रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू पेंशन और फैमिली पेंशन के फैमिली पेंशन और पेंशन जब तक रिटायर कर्मचारी जिंदा है, और फैमिली पेंशन उसके मृत्यु उपरांत उसके परिवार के सदस्यों को, उसके स्पाउस को, या और एलिजिबल मेंबर ऑफ द फैमिली जो भी रूल में परिभाषित किया गया है उसको, उसकी मृत्यु उपरांत फैमिली पेंशन मिलती है दोस्तों। उनके लिए बताया है कि वो सुरक्षित हैं। कैसे? यानी क्लेम टू पेंशन और फैमिली पेंशन शैल बी रेगुलेटेड, कि उनके पेंशन और फैमिली पेंशन के जितने भी क्लेम हैं, जिनके भी ड्यूज हैं, वो सारे के सारे रेगुलेट होंगे, क्रियान्वित होंगे, चलायमान होंगे। कैसे? बाय द प्रोविजन ऑफ द रूल्स इन फोर्स एट द टाइम व्हेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज रिटायर्ड। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होगा उस समय जो नियम लागू होंगे उनके अनुसार उसके सारे क्लेम को रेगुलेट किया जाएगा। ये इसमें दर्शाया गया है। हरियाणा सरकार ने ये एश्योरेंस दी है कि रिटायर होने के समय जो नियम लागू होंगे उनके द्वारा उसके क्लेम सारे रेगुलेट किए जाएंगे। किसके? पेंशन के और उसकी मृत्यु उपरांत उसके फैमिली पेंशन के। डिस्चार्ज और अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस और डाई जाए दिस केस में भी, रिटायर होने पर, सर्विस से डिस्चार्ज होने पर और अलाउड टू रिजाइन, नौकरी से क्विट करने पर, इस्तीफा देने पर, या सर्विस के दौरान रहते हुए मरने पर भी जो क्लेम उसके बनते हैं, क्योंकि मृत्यु के उपरांत कंपैशनेट फैमिली को कंपैशनेट ग्राउंड पर पे दी जाती है कुछ सालों के लिए। वो चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर उसका वो भी बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों, मैं हर विषय पर आपको प्रकाश डालूंगा और ओरिजिनल रूल के प्रावधानों के साथ आपको मैं ज्ञान की वृद्धि कराने का प्रयास करूंगा। 5वें रूल में कहा, स्पेशल प्रोविजन इफ एनी इनकंसिस्टेंट विद दीज रूल्स। कोई स्पेशल प्रोविजन है इन रूलों के साथ? व्हेन इन द ओपिनियन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी special provision inconsistent with these rules are required with reference to any particular post or any condition of service, that authority may, notwithstanding anything otherwise contained in these rules and subject to provision of clause 2 of article 310 of the Constitution of India, provide in the term and condition of appointment of the person appointed to such post for any matter in respect of which in the opinion of that authority special provision are required to be made। कि हाँ, यदि समय समय पर इन रूलों के अनुसार या संविधान की आर्टिकल के 310 के क्लास 2 के अनुसार जो भी अपॉइंटमेंट की टर्म कंडीशन हैं उनमें यदि कोई स्पेशल प्रावधान करने की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, रिक्वायर्ड चाहिएगा, तो कर दिया जाएगा।
Provided that where no special provision has been made in respect of any matter in the term and condition of amendment provision of these rules shall apply। और जहाँ स्पेशल प्रोविजन करने का प्रावधान नहीं है वहाँ ये ही रूल लागू होंगे। पावर टू इंटरप्रेट, अमेंड एंड रिलैक्स, इसकी व्याख्या करने के लिए इन नियमों में बदलाव करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए, या इनको सरल करने के लिए, कोई रिलैक्सेशन देने के लिए, कोई छूट देने के लिए यदि कोई पावर है, इन रूलों में है। उसने कहा हाँ, तो कौन अथॉरिटी है वो बताया रूल 6 में। द पावर टू इंटरप्रेट, चेंज, अमेंड, रिलैक्स एंड रिमूवल ऑफ डाउट ऑफ दीज रूल्स शैल लाई विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट। इन सभी बातों के लिए, इन सभी कार्यों के लिए पावर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इनमें अपना प्रकाश डाल करके शंकाएं दूर करेगा, अमेंडमेंट करेगा, या कोई छूट देगा, या कोई वर्ड रिमूव करना है रूल में से वो भी कर देगा। आगे नोट बताए हैं दो दोस्तों। कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन एंड अल्टरेशन ऑफ दिस रूल शैल बी एड्रेस्ड टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न। कि यदि ऐसा चाहा जाता है कभी कि अमेंडमेंट कर दी जाए, या कोई व्याख्या करनी है, या कोई अल्टरेशन करनी है रूल में, इन रूलों में, तो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू, अर्थात सेक्रेटरी के थ्रू, डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कहीं कहीं एसीएस हैं, उनके थ्रू केस फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसी आशय का भिजवा दिया जाए सभी विभागों द्वारा, और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। नोट 2 में कहा है वेयर द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ दीज रूल्स रेगुलेटिंग द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और any class of such government employee causes undue hardship in any particular case, it may be ordered to dispense with or relax the requirement of that rule to such extent and subject to such condition as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner। यदि कहीं पर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ये सुन करके संतुष्ट होता है कि हाँ, इन रूलों के किसी भी रूल के द्वारा, या उस पर्टिकुलर रूल के किसी हिस्से के द्वारा, या पर्टिकुलर रूल के किसी वर्ड के द्वारा, यदि किसी कर्मचारी का किसी भी हद तक, अप टू एनी एक्सटेंट, कोई किसी भी हद तक यदि कोई लाभ कराने के लिए नुकसान हो रहा है उसमें, उसको लाभ कराने के लिए यदि इन रूलों में हटाने की जरूरत है, डिस्पेंस करने की जरूरत है, रिलैक्स करने की जरूरत है, अप टू दैट एक्सटेंट ओनली, कि उस कैटेगरी के लिए, पूरी के लिए, या किसी एक एम्प्लॉय के लिए जरूरत है, तो उसको इक्विटेबल मैनर में उसको डील किया जाएगा, उस केस को फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा डील किया जाएगा। जैसा मैंने पहले बताया दोस्तों कि रूल 7 में रिपील का दावा किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, क्या कि दी रूल्स कंटेंट इन पंजाब सिविल सर्विस रूल वॉल्यूम 2, मैंने बताया था आपको, पंजाब सिविल सर्विस रूल वॉल्यूम 2 रद्द कर दिए गए, आर हेयर बाय रिपील्ड। इसी तारीख से, कब से, जिस तारीख से नोटिफिकेशन हुई, अर्थात 19 जुलाई 2016 से वो पिछले रूल समाप्त हो गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं दोस्तों। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है दोस्तों डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में मैं आपको बता दूं दोस्तों 28 डेफिनेशन इसमें बताई हैं। डेफिनेशन कौन कौन सी? बॉय सर्विस, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, कंपैशनेट फाइनेंशियल असिस्टेंस, कंपेंसेशन पेंशन, डियरनेस रिलीफ, डेथ कम ग्रेच्युटी, एमोलमेंट्स, एनहांस्ड फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन, फैमिली मीन्स अर्थात फैमिली की डेफिनेशन क्या, उसमें कौन कौन आएगा है, तो मैं फैमिली की डेफिनेशन बता देता हूं आपको दोस्तों। ये याद रखने वाली बात है। ए रूल 8 का सब रूल 10, पेंशन रूल के रूल 8 का सब रूल 10 फैमिली की डेफिनेशन बताइए। मीन्स ए फॉर द पर्पस ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मीन्स, तो सबसे पहले हमें डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पता होनी चाहिए। वो क्या है?
उसके बारे में रूल 8 का सब रूल 6 में बताया गया है। मीन्स ए लंप सम पेमेंट एडमिजिबल अंडर द रूल टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट और टू द फैमिली मेंबर्स और डिसीज और डिसअपियर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन केस ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इज एडमिजिबल सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 5 year qualifying service, but in case of death while in service there is no condition of minimum qualifying service for death gratuity। ये एक बहुत अच्छी बात इसमें लिख दी पुराने रूलों में। इसमें डिफरेंस था थोड़ा सा कि कर्मचारी के मृतक पर चाहे उसकी कितनी भी सर्विस क्यों ना हो कि उसने चाहे 1 दिन की नौकरी की हो, चाहे वो 1 दिन ज्वाइन करने के तुरंत बाद वो उसकी डेथ हो गई है तो भी उसको डिस्चार्ज मिलेगी। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। पुराने रूलों में 1 साल का समय था कि मिनिमम 1 year नौकरी होनी जरूरी है। जिसकी 1 महीने से कम की नौकरी थी उसको डीसीआरजी का रेट कम मिलता था। वो उन रूलों में व्याख्यान था, लेकिन वो बदल के यहां कर दिया चाहे 1 दिन की भी नौकरी है, कितनी भी है नौकरी उसकी, कहने का भाव मिनिमम 1 दिन की होगी ना, इससे कम तो नहीं हो सकती। ज्वाइन करते ही तुरंत डेथ हो गई तो भी वो डीसीआरजी का हकदार है। और वो मिलेगी किस किस को? एक तो मिलती है दोस्तों रिटायरमेंट होने के उपरांत। पुराने रूलों में डीसीआरजी शब्द आता था, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी अब भी आया है, लेकिन इन रूलों में 2 भागों में बांट दिया गया इसको। 2 भागों में क्या? एक रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, एक डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। वो आगे हम चर्चा करेंगे इस पर क्योंकि यहाँ पे संदर्भ आया है तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको क्लियर कर दूं। इसने कहा है कि रिटायरमेंट के टाइम पर भी मिलेगी। वो उसका नाम है दोस्तों रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, आगे देखोगे आप। और डेथ होने पर जो मिलती है फैमिली को उसका नाम है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। है दोनों ही रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, एक को डेथ के साथ लगा दिया। पहले दोनों का नाम ही डीसीआरजी था, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा रूलों में, क्योंकि बड़े अच्छे नियम बनाए हैं, ये बहुत ही अच्छे नियम बनाए हैं, सरल बनाए हैं। इन केस ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इज एडमिसिबल, क्लियर किया ना, सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 5 year क्वालिफाइंग सर्विस। यदि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दी जानी है तो उसके लिए मिनिमम 5 साल की नौकरी होनी जरूरी है, तब मिलेगी वो। और डेथ के केस में कहा इन केस ऑफ डेथ व्हाइल इन सर्विस देयर इज नो कंडीशन ऑफ मिनिमम सर्विस, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। मैंने बताया आपको 1 दिन पर भी मिलती है दोस्तों। तो हम फैमिली की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। फॉर द पर्पस ऑफ डीसीआरजी, डेथ के केस में कौन कौन होंगे, क्योंकि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी तो केवल रिटायरी के नाम ही पेमेंट होगी ना, और डेथ के बाद उसके कई दावेदार हो सकते हैं, तो उनको जो है भुगतान करने का वो अलग तरीका है। लेकिन यहाँ कौन कौन उसके दावेदार हैं, कौन कौन नियम के अनुसार बताए गए, वो कौन है? नंबर 1 ए में वाइफ और वाइफ्स, पत्नी या एक से अधिक पत्नियां। कई मामलों में हो सकती हैं 2 पत्नियां, देखिए हमने 2 पत्नियों के केस। वेयर एवर परमिसिबल अंडर पर्सनल लॉ, वो इजाजत के साथ होती थी। कोई सामाजिक सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए जिसमें 2 पत्नियों भी हुई और 2 पत्नियों को पेंशन भी मिली है, फैमिली पेंशन भी मिली है। इंक्लूडिंग जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और वाइव्स इन द केस ऑफ मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि है तो उसकी 1 पत्नी या 1 से ज्यादा पत्नियां यह हैं उनको। 1B में कहा हस्बैंड इंक्लूडिंग जुडिशियली सेपरेटेड हस्बैंड, हस्बैंड के मामले में या जुडिशियली सेपरेटेड हस्बैंड भी। ये ज्ञानवर्धक बातें हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरे वीडियो को। जुडिशियली सेपरेटेड हस्बैंड इन केस ऑफ फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके मृत्यु उपरांत उसका हस्बैंड और जो जुडिशियली सेपरेटेड हस्बैंड है वो भी दावेदार है दोस्तों। फैमिली की डेफिनेशन में वो भी आता है। प्रोवाइडेड दैट इफ शी बाय नोटिस इन राइटिंग टू द हेड ऑफ ऑफिस expresses her desire to exclude her husband
from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the employee's family in a matter to which these rules relate. दावेदार तो हैं, आगे कहा कि ये प्रोविजन किया है रूल में कि यदि वो पत्नी ऐसी कोई इच्छा जाहिर करती है इन राइटिंग कि मेरे इस पति को मेरे इस क्लेम में से एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। Unless the employee subsequently cancel such desire by express notice in writing to the head of office. आगे कहा है 1C में sons and daughters, बेटे और बेटियां इंक्लूडिंग लीगली एडॉप्टेड चिल्ड्रन। बेटे बेटियों के साथ कौन से हैं? लीगली एडॉप्टेड चिल्ड्रन, जो बच्चे लीगली गोद लिए हुए हैं। विडोड या डाइवोर्स्ड डॉटर्स, कोई विधवा बेटियां हैं वो भी, या तलाकशुदा बेटी जो अपने माँ बाप के साथ रह रही है वो भी इसमें हकदार है, वो भी इसमें फैमिली की डेफिनेशन में आती है। आगे कहा विडो ऑफ प्रीडिसीज्ड सन, यदि कोई बेटा पहले मर गया, एम्प्लॉय की मृत्यु से पहले मर गया है, उस बेटे की जो विधवा पत्नी है वो भी फैमिली में डेफिनेशन में शामिल है। कौन? यदि मृतक बेटा जो एम्प्लॉय की डेथ से पहले मर चुका है उसकी विधवा बहू, अर्थात एम्प्लॉय की बहू जो उसके मरने से पहले विधवा हो चुका है, वो भी फैमिली की डेफिनेशन में ली गई है। प्रोवाइडेड नॉट रीमैरिड, परंतु उसने दोबारा शादी ना की हो, ये शर्त है। अदरवाइज द चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीड सन इन इक्वल शेयर, यदि ऐसा है उसने दूसरी शादी कर ली तो उस प्रीडिसीड पूर्व में मरने वाले पूर्व मृतक बेटे के बच्चों का इक्वल शेयर होगा। बेटे का सन, पूर्व में मरने वाले पुत्र के पुत्र को, या एक से ज्यादा पुत्र हैं तो उनको बराबर बराबर शेयर मिलेगा, पुत्रों को मिलेगा। 2A में कहा फॉलोइंग नंबर 1 अबव ब्रदर्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 1 अबव इनमें सारों में 1 का ABC जो बताया है उनमें कि जो भाई 18 साल की उम्र से कम का भी यदि डिपेंडेंट और अनमैरिड है, इसके अलावा विडोड डाइवोर्स सिस्टर, यदि कोई उसकी बहन कर्मचारी की बहन भी है, कोई विडो है या डाइवोर्स्ड है और वो उसके साथ रह रही है, तो वो भी इसकी DCRG की, हम DCRG की बात कर रहे हैं, DCRG की हकदार है। 2B में बताया फॉलोइंग 1 and 2A अबव, ये भाई और सिस्टर को भी शामिल करके, और ऊपर जो बताया गया सारे उनके साथ मदर माँ इंक्लूडिंग एडॉप्टिव स्टेप मदर, सौतेली माँ भी और दत्तक माँ भी जो कि एडॉप्ट की हुई है किसी ने, लीगली कागज होगा उसका लीगल का, कोर्ट ऑफ लॉ का अलाउड किया गया होगा, वो माँ और स्टेप मदर यदि उसकी कोई सौतेली माँ है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल हुज पर्सनल लॉ परमिट एडॉप्शन, उस व्यक्ति के लिए जिसको पर्सनल लॉ के द्वारा अडॉप्ट करने की अनुमति दी है। फैमिली 1 and 2A अबव, फादर इंक्लूडिंग एडॉप्टिव स्टेप फादर इन केस ऑफ इंडिविजुअल हुज पर्सनल लॉ परमिट एडॉप्शन। पिता भी, कौन से पिता? एक तो सगा पिता हो गया और दूसरा एडॉप्टिव जो कि पर्सनल लॉ में परमिट किया गया है एडॉप्शन के लिए, वो और सौतेला बाप यदि वो पर्सनल लॉ में अडॉप्ट करने की परमिशन है तो।
नंबर 3 में कहा है फाइलिंग नंबर 1 एंड 2 अब इनके साथ साथ इनमें जो आते हैं कौन से, मेजर ब्रदर्स एंड सिस्टर, बड़े भाई और बड़ी बहनें भी DCRG में हकदार हैं। दोस्तों इन बातों का ज्ञान आपको रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। आगे नोट दिया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल वाइफ मीन्स लीगली वेडेड वाइफ ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लीगली वेडेड शब्द आया दोस्तों, ध्यान देना। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवानी अनिवार्य है एम्प्लॉय के लिए। शादी उसको कहते हैं लीगली वेडेड। उसका एक तरीका है, वो अलग चैप्टर है, उस पर अलग हम वीडियो में चर्चा करेंगे। मैंने थोड़ा सा क्योंकि संदर्भ आया है, रेफरेंस आया, इसलिए बताना जरूरी समझा कि हर कर्मचारी को अब वर्तमान समय में शादी को लीगली रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के, तभी वो लीगली वेडेड वाइफ कहलाएगी। दूसरे नोट में कहा डाइवोर्स बाय पंचायत और सोशल ऑर्गेनाइजेशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट ए लीगल डाइवोर्स। और डाइवोर्स के मामले में हमारे समाज में प्रथा है कि पंचायत में कागज बनवा लेते हैं या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के गवाह डाल करके स्टाम्प पेपर पे करा कर लेते हैं, तो समाज में तो ऐसा चल जाता है। लेकिन जहाँ क्लेम की बात आएगी दोस्तों, वहाँ ये मान्य नहीं है। ना तो पंचायत के फैसले डाइवोर्स के मामले में और ना ही किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, सामाजिक कोई संगठन है उसका फैसला उसके द्वारा कराया गया डाइवोर्स मान्य नहीं है सरकारी कर्मचारी के हक में। तीसरा नोट कहा है सन डॉटर इंक्लूड चिल्ड्रन लीगली अडॉप्टेड अंडर द हिंदू लॉ और पर्सनल लॉ। 2 लॉ का जिक्र करा है, एक हिंदू लॉ और एक पर्सनल लॉ। इन दोनों में एडॉप्शन है। पर्सनल लॉ अल्पसंख्यकों पर लागू होता है, हिंदू लॉ हिंदुओं पर लागू होता है। ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिजाइडिंग विद द होली डिपेंडेंट अपॉन हिज हर पेरेंट बट डज नॉट इंक्लूड स्टेप चिल्ड्रन। सन और डॉटर में स्टेप चिल्ड्रन शामिल नहीं हैं, वही हैं जो ये अडॉप्टेड है और होली डिपेंडेंट है, क्योंकि वो कानून के द्वारा अडॉप्शन है। स्टेप वाले स्टेप चिल्ड्रन उसमें नहीं आते। बी में कहा फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली पेंशन। 2 ही जगह फैमिली की जरूरत पड़ती है ना, एक तो DCRG का भुगतान करना है और एक फैमिली पेंशन का भुगतान करना है। उसके लिए कौन कौन फैमिली में आएंगे, फैमिली मेंबर के बारे में बताया है, कौन कौन डेफिनेशन में है फैमिली पेंशन के लिए। 1A में बताया है विडो वेयर एवर परमिसिबल अंडर पर्सनल लॉ। और जो पर्सनल लॉ में भी अल्पसंख्यकों के ऊपर लागू होता है, उनके लॉ के अंडर भी जो विडो हैं परमिसिबल है उसमें, और विडोवर और विदुर भी। मेल मामले में एम्प्लॉय पत्नी है तो उसका हस्बैंड विडोवर हुआ और एम्प्लॉय मेल है तो उसके मामले में पत्नी विडो हुई। अप टू द डेट ऑफ रीमैरिज और डेथ विच एज अर्लियर। जब तक है वो वाइफ विडो और विडोवर, कब तक, जब तक कि वो दूसरी शादी ना कर लें या वो मृत्यु ना हो जाए उनकी, तब तक वो हकदार हैं। 1B में बताया जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड ऑफ ए डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मृतक कर्मचारी के जुडिशियली सेपरेटेड, न्यायिक प्रक्रिया से गुजर कर सेपरेट होने वाले, तलाक लेने वाले वाइफ और हस्बैंड मृतक की। सच सेपरेशन नॉट बीइंग ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री एंड द पर्सन सर्वाइविंग वाज नॉट हेल्ड गिल्टी ऑफ कमिटिंग अडल्ट्री। 1C में कहा है चिल्ड्रन विडो ऑफ ए डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज गॉट रीमैरिड प्रोवाइडेड हर इंडिपेंडेंट इनकम फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज इज लेस देन the minimum family pension prescribed by the state government from time to time plus dearness relief their own। जो चाइल्डलेस विडो है, मृतक की कुछ मामलों में होंगी, who has got remarried
वो चाइल्डलेस वुमन, विडो, जिन्होंने दोबारा शादी कर ली है, प्रोवाइडेड हर इंडिपेंडेंट इनकम, उनकी इंडिपेंडेंट इनकम ऑल अदर सोर्सेज को मिलाकर के फैमिली पेंशन जो सरकार, राज्य सरकार द्वारा मिनिमम निर्धारित है, फैमिली पेंशन जमा में डियरनेस रिलीफ, महंगाई भत्ता जो उसके ऊपर सहायता, महंगाई सहायता जो मिलती है, वो दोनों मिलाकर के मिनिमम जो है सरकार द्वारा निर्धारित, उससे अधिक ना हो। इन ऑल सच केसेज शी शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव ए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग हर इनकम फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज टू द पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी वंस इन अ ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च। और इसको हर वर्ष फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी पीडीए अर्थात ट्रेजरी ऑफिसर, जहां ट्रेजरी ऑफिस से फैमिली पेंशन ड्रा होती है, और या बैंक, जिन मामलों में बैंक के द्वारा फैमिली पेंशन डिसबर्स की जाती है, उनको लिख कर देना होगा साल में एक बार, क्या कि उसकी अदर सोर्स से इनकम जो है इस इतने अमाउंट से ज्यादा नहीं है। नंबर 2 में कहा है फॉलोइंग वन अबव में शामिल होते हैं कौन से? द एल्डेस्ट अनमैरिड एंड डिपेंडेंट सन्स या सन्स और डॉटर या डॉटर्स अप टू द एज ऑफ 25 ईयर, जो बड़े लड़के या लड़कियां हैं उम्र में, जो एल्डेस्ट हैं, सबसे एल्डेस्ट बच्चों में जो सबसे एल्डेस्ट हैं लड़के या लड़कियां, वो 25 साल की उम्र तक वो फैमिली पेंशन लेने के हकदार हैं, अर्थात फैमिली की डेफिनेशन में आते हैं, उनको मिल सकती है फैमिली पेंशन। 3 नंबर फॉलोइंग 1 and 2 above the dependent eldest divorced or widowed daughter up to the age of 25 years up to the date of her marriage, remarriage or till the date she start earning livelihood। जो ऊपर बताए सब क्लास 1 और 2 में डिपेंडेंट एल्डेस्ट सबसे बड़ी लड़कियों में, जो सबसे बड़ी लड़कियां हैं उनमें यदि कोई डाइवोर्स्ड है या विडो हो चुकी है मृतक की बेटियों में, वो बेटी भी कब तक? या तो 25 साल की उम्र तक की, अप टू द डेट ऑफ हर मैरिज, या अप टू जब तक वो शादी नहीं कर लेती या दूसरी शादी नहीं कर लेती विडो के मामले में, और टिल द डेट शी स्टार्ट अर्निंग लाइवलीहुड, और जब तक के वो कोई कमाना शुरू ना कर दे, नौकरी ना कर दे, व्यापार शुरू ना कर दे, किसी भी प्रकार से कमाई के साधन उसके जब तक ना बन जाए तब तक। विच एवर इज अर्लीस्ट, जो सबसे कम समय में होगा, जो सबसे पहले आएगा इन सारे मामलों में, तब तक वो हकदार है। She should have been widowed or divorced before the date of expiry of eligibility of other existing family member for family pension। बशर्ते she should have been widowed or divorced, कि जो दूसरे आदमी हैं, जो दूसरे फैमिली मेंबर हैं, जब तक के वो अपनी फैमिली पेंशन के अधिकार को खत्म ना हो जाए, उनकी समावधि अधिकार की खत्म ना हो जाए, एक्सपायरी ऑफ एलिजिबिलिटी, उनकी एलिजिबिलिटी की एक्सपायरी ना हो जाए, किनकी? जो अन्य मेंबर हैं परिवार के, तब तक वो डाइवोर्स हो चुकी हो या तब उससे पहले, एलिजिबिलिटी समाप्त होने से पहले पहले अदर मेंबर्स की जो ये बताई गई है ऊपर, इन एलिजिबिलिटी की तारीख से समाप्त होने की तारीख से पहले यदि वो विडो हुई है या डाइवोर्स हो गया, वो शामिल होगी। एलिजिबिलिटी के बाद ये बहुत बारीकी की बात है, आप पढ़ना इन रूलों को। किताब लेकर के, किताब मार्केट में भी मिल सकती है, लेकिन यदि आपको ओरिजिनल किताब चाहिए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा की साइट पर पड़ी हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई हुई हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये सब उपलब्ध है।
आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबके पास कंप्यूटर है, सबके पास स्मार्टफोन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कर लें, आपके बहुत काम आएंगी ज्ञान वृद्धि के लिए। आगे कहा है 4 नंबर में, फैमिली 1 to 3 अबव द डिपेंडेंट एल्डर डॉटर अमंगस्ट अनमैरिड विडो डाइवोर्स डॉटर ऑफ अबव 25 ईयर। अब वो थी 25 साल तक, पहले बताइए, अब बताइए एल्डेस्ट डॉटर कौन सी, जो कोई अनमैरिड हो वो भी, और विडो हो गई हो वो भी, और डाइवोर्स हो गई हो वो भी, अब 25 ईयर वाली, अप टू द डेट ऑफ हर मैरिज रीमैरिज, उसकी डेट की मैरिज तक या दोबारा शादी तक, पुनर्विवाह तक, और टिल द डेट शी स्टार्ट अर्निंग लाइवलीहुड, या जब तक के वो उसके कमाई के कोई साधन नहीं बन जाते, नौकरी नहीं मिल जाती उसको, या कोई व्यापार ना शुरू कर ले वो तब तक लाइवलीहुड कमाने के लिए, विच एवर इज अर्लियर, जो भी समय पहले होगा तब तक। इन केस ऑफ विडो डाइवोर्स डॉटर शी इज विडो डाइवोर्स बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ अदर फैमिली मेंबर ऑफ फैमिली पेंशन, कि फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए जो ऊपर सारे बताए गए मेंबर, इनकी एलिजिबिलिटी समाप्त होने से पहले पहले यदि वो डाइवोर्स हुई है या विडो हुई है, और अनमैरिड तो वो है, इन तीनों मामलों में इस शर्त के साथ उस पर ये लागू होता है कि वो भी उसको हक मिल सकता है। नंबर 5 में कहा, फाइलिंग 1 to 4 अबव सन एंड डॉटर सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड और फिजिकली क्रिपल्ड और डिसेबल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर एज, प्रोवाइडेड दे वर wholly dependent upon the government employee when he she was alive, कि वो बेटे और बेटियां जो किसी बीमारी के कारण डिसऑर्डर में हैं, अपंगता में हैं, या दिमाग काम नहीं करता है, इंसैनिटी की कंडीशन में हैं, या फिजिकली क्रिपल्ड हैं, फिजिकली कोई अंग भंग हो गया कोई, या वो बिल्कुल ही असहाय हैं, और डिसेबल्ड अंग भंग इत्यादि वगैरह, किसी को पोलियो मार रहा, किसी को लकवा मार रहा, ऐसे बेटे और बेटियां इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर एज, उनकी उम्र कुछ भी हो, उनकी एज की कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों, ये रूल प्रोवाइड कर रहा है। बड़े सरल कर लिए हैं रूल सरकार ने। शर्त यह प्रोवाइडेड दे वर होली डिपेंडेंट, वे पूर्ण रूप से डिपेंडेंट थे, कब, अपॉन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय व्हेन ही शी वाज अलाइव, जब वो मृतक कर्मचारी जिंदा था तब भी उस पर पूर्ण रूप में वो डिपेंड थे। ऐसा नहीं कि जब तक वो ठीक थे, जब तक कोई व्यापार करते थे, नौकरी करते थे, उसके मरने के बाद वो इन पोजीशन में आए हैं, इन कंडीशन में आए हैं, तो वो अधिकार उसको चला जाएगा। नो, कहता है वो मृतक कर्मचारी के जिंदा रहते हुए ऐसी हालत में आ चुके हों और पूर्ण रूप से पूर्णतया उस पर डिपेंड करते हों, आश्रित हों उस पर, तब इन अवस्थाओं को देखते हुए सरकार ने इनको भी फैमिली पेंशन का अधिकार दिया है, अर्थात फैमिली में इंक्लूड किया है दोस्तों। नेक्स्ट है 6 नंबर, फाइलिंग 1 to 5 अबव, इन सारों के अंदर जो मैं पढ़ के सुना चुका हूं, मैंने एक ही डेफिनेशन को पकड़ा है क्योंकि ये बहुत लंबी थी और समझाना जरूरी था, यही एक मेन है, बाकी तो आप पढ़ लेंगे। फाइलिंग 1 to 5 अबव पेरेंट्स हु वर होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेरेंट का जिक्र किया है कि वो पेरेंट भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, व्हेन ही शी वाज अलाइव, जब वो जिंदा थे, चाहे वो पत्नी के पेरेंट हो या पति के पेरेंट हो, एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, यदि पत्नी एम्प्लॉय है और पति एम्प्लॉय नहीं है तो पति के पेरेंट नहीं आएंगे दोस्तों, पत्नी के पेरेंट की बात है केवल, क्योंकि एम्प्लॉय की बात कर रहा है कि एम्प्लॉय के पेरेंट होंगे, स्पाउस के नहीं।
और यदि पति एम्प्लॉय है तो उसकी पत्नी के पेरेंट नहीं होंगे, क्योंकि एम्प्लॉय यदि पत्नी है तो उसके पेरेंट शामिल किए गए, और यदि पति एम्प्लॉय है तो उसके पेरेंट को। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं आपको दोस्तों। मैंने कहा ना कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। और वो किस रूप में थे? प्रोवाइडेड व्हेन ही सी वाज अलाइव, जब वो जिंदा थी या जिंदा था। कौन? एम्प्लॉय, मेल एम्प्लॉय या फीमेल एम्प्लॉय, जब वो जिंदा थे तब वो पेरेंट भी उन पर डिपेंड होने चाहिए। ये नहीं कि मरने के बाद कोई कहते दावा करे कि मैं भी डिपेंड था जिस पे, नहीं, वो पहले साबित करना होगा कि वो इसके जिंदा रहते हुए डिपेंड थे, पति एम्प्लॉय के भी और पत्नी एम्प्लॉय के भी। प्रोवाइडेड बशर्ते देयर प्रेजेंट कंबाइंड इनकम इज लेस देन द मिनिमम फैमिली पेंशन। ये शर्त है कि जब वो क्लेम कर रहे हैं, जिस समय वो क्लेम कर रहे हैं, उस समय उनकी जो कुल कंसोलिडेटेड कंबाइंड संयुक्त रूप में जो इनकम है वो मिनिमम फैमिली पेंशन से कम है, ये उनको साबित करना होगा। प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी ये मिनिमम फैमिली पेंशन की सीमा निर्धारित है वो समय समय पर जो बताई गई है उससे कम होनी चाहिए। प्लस डियरनेस रिलीफ देयर, जमा इस फैमिली मिनिमम फैमिली पेंशन पर जितना महंगाई सहायता एम्प्लॉय के लिए अलाउंस बोलते हैं दोस्तों, और पेंशन के मामले में इसको रिलीफ बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ। एम्प्लॉय के लिए इसको डियरनेस अलाउंस बोला जाता है और फैमिली पेंशन या पेंशन के लिए इसको डियरनेस रिलीफ बोला जाता है। 7 नंबर में बताया फाइलिंग 1 to 6 अबव अनमैरिड फिजिकली डिसेबल्ड सिबलिंग। सिबलिंग कौन होते हैं दोस्तों? बहन भाई। इनके अलावा एम्प्लॉय के वो बहन भाई जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, शारीरिक तौर पर विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, वो सारे के सारे भाई और बहन जो दिव्यांग हैं वो भी प्रोवाइडेड बशर्ते दे वर होली डिपेंडेंट अपॉन द डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय व्हेन ही सी वाज अलाइव। वही शर्त है कि जब वो एम्प्लॉय जिंदा था तब भी वो इस पर डिपेंड थे, तो ये भी बहन भाई भी इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों। आगे इनवैलिड पेंशन की डेफिनेशन दी है। लाइफ सर्टिफिकेट साल में एक बार देना होता है कि मैं जिंदा हूं, हम पेंशनर को भी और फैमिली पेंशन को भी साल में एक बार देना पड़ता है। महीना निर्धारित है, शायद अक्टूबर का महीना निर्धारित है, वो बैंक मांग लेता है या ट्रेजरी ऑफिसर मांग लेता है। आजकल तो कंप्यूटरीकृत है, कंप्यूटराइज है लाइफ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड से अनेबल्ड है, अंगूठा लगाओ और अपना लाइफ सर्टिफिकेट चला जाता है। मिलिट्री पेंशन के डेफिनेशन बताई है। पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी बताई है, कौन है? मीन द ट्रेजरी ऑफिसर, मैंने बताया आपको, ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर इन हुज जुरिडिक्शन द पेंशन और फैमिली पेंशन इज बीइंग रिसीव्ड बाय ए पेंशनर। भुगतान ट्रेजरी ऑफिसर या असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर ही करता है। आज की तारीख में तो केवल ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर ही करते हैं, ऐसा मैंडेटरी कर दिया गया है खजाना विभाग द्वारा, ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा। लेकिन पहले बैंकों को अधिकृत किया हुआ था, नेशनलाइज्ड बैंक थे, साथ उनको किया हुआ था, लेकिन अब उनसे ट्रांसफर किया जा रहा है वो सारा रिकॉर्ड। कुछ जगह भी ट्रांसफर नहीं हुआ, बैंकों से चल रहा है। तो आप मेरी बात में इसमें शंका मत करें कि मैं ट्रेजरी अफसर को कह रहा हूँ और असिस्टेंट ट्रेजरी अफसर को कह रहा हूँ। बैंकों का नाम इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास उनका पुराने चले आ रहे हैं, वो अभी चल रहे हैं। नए जितने भी पेंशन केस हैं डायरेक्ट ट्रेजरी अफसर या असिस्टेंट ट्रेजरी अफसर ही भुगतान करता है पेंशन का या फैमिली पेंशन का वर्तमान समय में। आगे दोस्तों पेंशन इक्विवेलेंट टू ग्रेच्युटी अर्थात पीईजी, ये दोस्तों रीएम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरत पड़ती है। कोई रीएम्प्लॉयमेंट हो जाता है 58 साल की उम्र के बाद,
साल 2 साल 4 साल के लिए अप टू द एज ऑफ 65, उसमें उसकी पे फिक्सेशन के लिए पीईजी की जरूरत पड़ती है। तो ये आप देख लेना, इसमें पेंशन पेमेंट ऑर्डर का डेफिनेशन बताया। पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ, जब भी कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो वो पीएजी द्वारा, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल द्वारा उसके नाम एक पीपीओ जारी किया जाता है, जो आदेश होता है ट्रेजरी अफसर को। कापी एम्प्लॉय को भी मिलती है, ट्रेजरी अफसर को सीधा आदेश होता है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल हरियाणा की तरफ से कि इस रिटायरी, इस नाम का जो एक इस पद पर रिटायर हुआ इस तारीख को, इसको इस तारीख से इतने रुपए पेंशन अदा करने का ऑर्डर है ये। या फैमिली पेंशन के मामले में फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर एफपीपीओ, उसको एफपीपी बोलते हैं, वो भी डायरेक्ट ट्रेजरी अफसर को ही आता है। एक बुकलेट आती है और एक ऑर्डर आता है। बुकलेट पेंशन या फैमिली पेंशन को भी मिल जाती है, ट्रेजरी अफसर बाकायदा उसमें इंदराज करके, एंट्री करके, अपनी मोहर लगा के, डिटेल ऑफ पेंशन या फैमिली पेंशन लिख करके सत्यापित करता है और वो कर्मचारी को देता है। एक बुकलेट कर्मचारी के पास रहती है, रिटायर कर्मचारी के पास, पेंशनर के पास या फैमिली पेंशनर के पास, और दूसरी कॉपी खजाना में रखी जाती है सुरक्षित। समय समय पर जब भी उन पेंशन या फैमिली पेंशन में बदलाव होता है तो वो अपना इंतराज करवा लो, करवाते रहने चाहिए ट्रेजरी अफसर में के साथ मिल करके, कि वहाँ ब्रांच होगी उनकी, उनमें ब्रांच में जाके अपना पेमेंट ऑर्डर दीजिए, बुकलेट दीजिए, कहिए कि हमारी नई पेंशन रिवाइज हुई है, जैसे 1/1/16 से हुई थी अब, या किसी की किसी कारणवश कोई डिस्प्यूट पड़ रहा था, पहले कम पे पेंशन फिक्स हो गई, बाद में वो रिवाइज हुई, इसका एरर मिला, तो रिवाइज पे पर भी पेंशन रिवाइज होती है और उसका इंतराज करवाइए। ये आप लोगों के फायदे की बातें हैं दोस्तों। उसके बाद कहा पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, ये आपको मालूम होना चाहिए, पेंशन पेमेंट अथॉरिटी और पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है? लोगों के दिमाग में है कि जी एजी है हमारा, तो नो, एजी तो लेखा जोखा रखता है हमारा, एजी का संबंध ट्रेजरी अफसर के साथ है, वो उसको आदेश करता है कि ये इतना भुगतान कर दें इस नाम से। पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है दोस्तों? मीन्स द हेड ऑफ ऑफिस who shall be competent to sanction any pension admissible under this rule to government employee of any group subordinate to him। वो हेड ऑफ ऑफिस जिसके अधीन वो कर्मचारी या अधिकारी कार्य कर रहा है, जो रिटायर हुआ है, जो पेंशन लेने का हकदार है, उसकी वो जो सैंक्शन करता है वो हेड ऑफ ऑफिस है, वो ही पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है दोस्तों। However, in case of head of office and head of department, ये दो छोटे अधीनस्थ कार्यालयों के बाद हेड ऑफ ऑफिस, लेकिन हेड ऑफिस में कौन होगा और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिस में कौन होगा, एचओडी के ऑफिस में कौन हेड ऑफ ऑफिस है, उसके बारे में बताया। द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी शैल बी द पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी। उससे नेक्स्ट जो हायर अथॉरिटी है अधीनस्थ से, वो हेड ऑफिस में और इन केस ऑफ हेड ऑफ ऑफिस जो अधीनस्थ कार्यालय का अधिकारी है, उसकी पेंशन सैंक्शन करने के लिए नेक्स्ट हायर अथॉरिटी और हेड एचओडी के कार्यालय के लिए द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी शैल बी द पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी इन केस ए पेंशन or family pension is to be sanctioned with retrospective effect of a period of more than 3 years, the same shall not be sanctioned by the authority lower than the head of department। ये तो नॉर्मल कोर्स में थी हेड ऑफ ऑफिस, और दोस्तों हेड ऑफ ऑफिस की डेफिनेशन भी है, ये नहीं कि कोई लोअर रैंक का जो ऑफिस है उस ऑफिस का हेड ऑफ ऑफिस जो है वो सैंक्शन कर देगा। नो दोस्तों, हेड ऑफ ऑफिस की डेफिनेशन बताई है कि जिसके नाम से खजाना में उस डिपार्टमेंट का, उस कार्यालय का खाता खुला हुआ है, अर्थात जो वहां से ट्रेजरी से बिलों के माध्यम से
पैसा ड्रा करने की पावर रखता है, वो हेड ऑफ ऑफिस है दोस्तों। और उस हेड ऑफ ऑफिस को भी यह अधिकृत किया गया है कि वो अपने अधीनस्थ किसी भी गजटेड अफसर को डीडीओ की पावर दे सकता है, लेकिन जिम्मेवारी उसकी ही रहेगी, हेड ऑफ ऑफिस की। अर्थात हेड ऑफ ऑफिस, डीडीओ जो है वो हेड ऑफ ऑफिस नहीं है। हेड ऑफ ऑफिस डीडीओ हो सकता है, हेड ऑफ ऑफिस कैन बी डीडीओ, बट डीडीओ कैन नॉट बी हेड ऑफ ऑफिस। वो कोई दूसरा भी हो सकता है। और जो ये बताया कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा एक अपने अधीन किसी गजटेड अफसर को अधिकृत कर देता है क्या कि ये डीडीओ होगा, लेकिन हेड ऑफ ऑफिस वही है, एचओडी वही सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, लेकिन उसके अपने व्यक्तिगत मामले में उससे नेक्स्ट अथॉरिटी है सैंक्शनिंग अथॉरिटी। दोनों मामलों में, अधीनस्थ कार्यालय के हेड ऑफ ऑफिस के लिए या एचओडी के लिए, इन दोनों से बड़ा जो अधिकारी है वो इनकी पेंशन सैंक्शन करेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपका ये शक दूर हो गया होगा और इससे में आपको बहुत ज्ञान मिला होगा इस बात में, क्योंकि ये एक उलझनपूर्ण बात थी। आगे पेंशन बताई गई है। पेंशन मीन्स ए रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट मेड टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट। कंटिन्यूअस मिलने वाला रकम या कभी कभी मिलने वाली रकम, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों प्रकार की, जो रिटायरमेंट के बाद भुगतान किया जाता है वो पेंशन होती है। पेंशन बेनिफिट बताया आगे दोस्तों, ये समझ लें, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पेंशनरी बेनिफिट पर हमने देखा है कार्यालयों में कि फला चीज पेंशनरी बेनिफिट है, फला चीज पेंशनरी बेनिफिट नहीं है। सरकार ने कानून में लिपिबद्ध कर दिया, रूल 8 के सब रूल 19 में क्या पेंशनरी बेनिफिट मीन्स नंबर 1 पे पेंशन, नंबर 2 पे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी डीसीआरजी या रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, नंबर 3 पे सर्विस ग्रेच्युटी, नंबर 4 पे कम्यूटेशन ऑफ ए पेंशन, नंबर 5 पे फैमिली पेंशन एडमिजिबल इन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस ड्यू टू अबॉलिशन ऑफ पोस्ट। ये शब्द आया है दोस्तों एक सर्विस ग्रेच्युटी का। ये सर्विस ग्रेच्युटी तब मिलती है यदि ड्यू टू अबॉलिशन ऑफ पोस्ट सर्विस टर्मिनेट कर दी है किसी कार्यालय में कोई कर्मचारी है और उसकी पोस्ट सैंक्शन थी, लेकिन सरकार ने किन्हीं कारणों के द्वारा उसको अबॉलिश कर दिया गया और उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाई रूलों के हिसाब से। रेयर केस में होता है, ऐसा आम नहीं होता, तो उस मामले में वो टर्मिनेट किया जाता है और उसको सर्विस ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। इसलिए शब्द सर्विस ग्रेच्युटी आई। केवल यही ही पेंशनरी बेनिफिट है दोस्तों, और नहीं। जीबी फंड इज नॉट पेंशनरी बेनिफिट, वो उसका अपना संचय राशि है। लीव एनकैशमेंट इज नॉट पेंशनरी बेनिफिट, वो ये सच्चाई है कि वो रिटायरमेंट पर या मृत्यु पर ही मिलती है, लेकिन कंपल्सरी रिटायरमेंट पर मिलती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट पर मिलती है। वो रिटायरमेंट का प्रकार आ गया ना, तो वो इसमें पेंशनरी बेनिफिट नहीं कहा जा सकता लीव एनकैशमेंट को। जो अनयूटिलाइज्ड अर्न्ड लीव 300 दिन का पैसा मिलता है, दैट इज नॉट पेंशनरी बेनिफिट। दोस्तों इसमें नहीं लिया गया डेफिनेशन में, आप क्लियर कर ले। आगे बताइए प्रोरेटा पेंशन क्या होती है। मीन्स रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेंशन एडमिजिबल टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस क्वालिफाइंग फॉर पेंशन रेंडर्ड बाय हिम बिफोर हिज एब्जॉर्प्शन और अपॉइंटमेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच ही अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल। कि यदि वो कर्मचारी जिसको सर्विस क्वालिफिकेशन जो है पेंशन के लिए पेंशन लेके गया है, वो 10 साल की सर्विस है पेंशन लेने के लिए, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल की सर्विस। आगे हम चैप्टर में आएगा मिनिमम सर्विस कितनी चाहिए क्वालिफाइंग। 10 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए पेंशन के लिए,
यदि 10 साल से कम है तो वो पेंशन नहीं लगेगी उसकी। कोई क्विट करता है नौकरी को, मृत्यु के मामले में फैमिली पेंशन लगती है, वो अलग है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है सर्विस की। तो वो सर्विस क्वालिफाइंग जितनी 10 साल से ज़्यादा की है, और मैक्सिमम कितनी आज वर्तमान में 20 वर्ष है। पहले 33 वर्ष होती थी, फिर 28 वर्ष हुई, फिर 25 वर्ष हुई, अब ये 20 वर्ष है दोस्तों 2014 से। तो 10 और 20 के बीच में जितना भी है वो उस अल्प अवधि के लिए जो पेंशन बनती है उसको प्रोरेटा पेंशन बोलते हैं। ये कब? जब वो थ्रू प्रॉपर चैनल सरकार का कार्यालय छोड़कर के, डिपार्टमेंट का छोड़ के किसी अन्य सरकारी संस्थान में या किसी गैर सरकारी संस्थान में थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करके नियुक्ति प्राप्त करता है, तो उस मामले में जो उसकी पेंशन बनती है वो वहां पे उसको प्रोरेटा पेंशन बोलते हैं। आगे है रूल 21 प्रोविजनल डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। ये डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी थी, आगे थी प्रोविजनल। ये प्रोविजनल शब्द आया है। प्रोविजनल शब्द दोस्तों मीन द रिटायरमेंट ग्रेच्युटी provisional sanction to a government employee on his retirement or the death gratuity provisional paid to the family of a deceased government employee in case of death while in service subject to final decision or death come retirement gratuity। कि कई बार ऐसा हो जाता है कि पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी या फैमिली पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी ये डिसाइड नहीं कर पाते एट द स्पॉट कि इसका भुगतान हम कितना करना है। कई कारण हो सकते हैं, सर्विस बुक मिसप्लेस हो सकती है, सर्विस बुक इनकम्प्लीट हो सकती है, अदर रिकॉर्ड की इनकम्प्लीशन होती है। बहुत बातें ऐसी हैं जो आप कार्यालयों में देखेंगे जिनके कारण ये डिसाइड कर पाना एट द स्पॉट नामुमकिन हो जाता है। लेकिन उस मामले में कहा कि जितना रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके हिसाब से प्रोविजनल पेंशन, प्रोविजनल डिस्चार्ज दे दी जाए, और प्रोविजनल पेंशन भी आगे है वो भी दे दी जाए प्रोविजनल। लेकिन वो 6 महीने के लिए होती है ये दोस्तों के, 6 महीने के भीतर ये डिसाइड करना अनिवार्य है उस अथॉरिटी के द्वारा कि फाइनल रूप लाए, सर्विस बुक इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट कराए या रिकास्ट कराए, जो भी ऐसा केस में भी ये करके उसको पूरी कैलकुलेशन करके फाइनल डिसीजन लेकर के 6 महीने के भीतर उसको फाइनल कराए। और जहां तक मेरा तजर्बे की बात है, प्रोविजनल डिस्चार्ज या प्रोविजनल पेंशन लगभग उतनी ही होती है, क्योंकि सर्विस तो सबको पता होता है क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है, और ये क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर ही होती है। उसके और भी कई तरीके, सर्टिफिकेट ले लिया जाता है आजकल, तो इतने सरलीकरण कर दिया सरकार ने कि उससे एक प्रमाण पत्र लिया जाए एम्प्लॉय से लिखवा करके कि मेरी इतनी सर्विस है जी, बाकी हम बाद में हिसाब किताब कर लेंगे, रिकास्ट कर लेंगे सर्विस बुक, लेकिन उस सर्टिफिकेट के बेस पे हम प्रोविजनल पेंशन दे सकते हैं। या दफ्तर में कोई ऐसा रिकॉर्ड है जहां से हमें एक लमसम में पता चल जाए कि इतनी इसकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है बनती है, उसके आधार पर उसको प्रोविजनल डिस्चार्ज, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी या मृत्यु के मामले में डिस्चार्ज, दोनों केसों में और पेंशन लागू कर दी जाए। आगे क्वालिफाइंग सर्विस का जिक्र किया है कि क्वालिफाइंग सर्विस क्या है दोस्तों। सर्विस 2 प्रकार की होती है, एक कंटिन्यूअस सर्विस, एक क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग शब्द का मतलब है पेंशन के लिए क्वालिफाइंग, जिसका पूर्ण रूप से भुगतान किया गया है। और कंटिन्यूअस सर्विस में कुछ ऐसी सर्विस भी हो सकती है, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी भी हो सकती है, और ऐसी छुट्टियां भी हो सकती हैं जिनका भुगतान ना किया गया हो। ऐसा पीरियड भी हो सकता है जिसका भुगतान ना हुआ हो। सस्पेंशन का पीरियड है, जैसे आधी तनख्वाह मिलती है वो रेगुलराइज ना हुई हो, वो कंटिन्यू सर्विस में आता है। लेकिन पेंशन के समय क्वालिफाइड सर्विस निकाली जाती है, कंटिन्यूस सर्विस नहीं। और उसमें कौन कौन से हैं? क्वालिफाइंग सर्विस मीन फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन, सर्विस ट्रीटेड एज ड्यूटी। मैंने बताया कि जितने भी सर्विस ट्रीटेड एज ड्यूटी होगी, क्योंकि उसका फुल भुगतान किया जाएगा, फुल सर्विस सैलरी दी जाएगी। ऑल लीव एक्सेप्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, EOL के अलावा, क्योंकि EOL में सैलरी नहीं दी जाती। जितने भी EOL हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना पर, जो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ हैं
वो शामिल होती हैं क्वालिफाइंग सर्विस में। ऑल लीव एक्सेप्ट एक्सटर्नल लीव, इन लीव को छोड़ करके दूसरी सारी लीव क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट होगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव सैंक्शनड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, मैंने बताया अभी कि जो EOL एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव बिना वेतन की छुट्टियां मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पर दी जाएंगी। हालांकि उस वक्त भी उसको भुगतान नहीं होता सैलरी का, लेकिन वो क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट होंगी, क्यों? उसके अपने बस में नहीं था उनको, बिकॉज दैट पीरियड वाज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय। बीमार था, क्या कर सकता था, ड्यूटी पे कैसे आता, तो इसलिए सरकार ने दया दृष्टि रखते हुए वो क्वालिफाइंग सर्विस माननी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव सैंक्शनड इन कंटिन्यूएशन ऑफ स्टडी लीव, एक और प्रकार की EOL होती हैं, कौन सी? जो स्टडी लीव के साथ कॉम्बिनेशन में ली जाती हैं, क्योंकि स्टडी लीव है 2 साल की दोस्तों, वो अलग चैप्टर आएगा, जब हम लीव का चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे। तो लेकिन कोर्स है उसका 2.5 साल का या 3 साल का, तो वो 1 साल का या 6 महीने की अपनी विदाउट पे लीव लेके जाएगा, तो वो भी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय मान करके उनको क्वालिफाइंग सर्विस मानना है। द पीरियड ऑफ बॉय सर्विस शैल नॉट क्वालिफाई फॉर पेंशन। एक बॉय सर्विस आई है, बॉय सर्विस पहले बताई इन्होंने, मैं आपको क्लियर कर दूं उसका भी कंसेप्ट रूल के हिसाब से। वैसे मैं जवानी भी बता सकता हूं बिना पढ़े, लेकिन पढ़ के बताना अच्छी बात है। मीन द सर्विस रेंडर्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंटेड अगेंस्ट ए पेंशनेबल पोस्ट सर्विस ऑफ अदर देन ग्रुप डी बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 years and the group D before attaining the age of 16 years which is not qualifying for pension। कि ग्रुप डी की रेगुलर पोस्ट पर कोई आदमी, पेंशनेबल पोस्ट है, वह रेगुलर सैंक्शन पोस्ट है, पेंशनेबल पोस्ट है, उस पर ग्रुप डी से अदर पोस्ट पर यदि काम करता है बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 years, 18 साल की उम्र से पहले, तो वो बॉय सर्विस होगी। और ग्रुप डी की पोस्ट पे काम करता है, और यदि वो 16 साल से कम की उम्र पे काम करता है, 14 साल की भी इजाजत दी जा सकती है, तो 14 से लेकर 16 तक के बीच का जो पीरियड है वो बॉय सर्विस का लाया जाएगा। अर्थात जो सरकारी सेवा में आने की निर्धारित मिनिमम एज है, उससे कम एज में यदि लगता है तो वो बॉय सर्विस कहलाई जाती है। In any case in which the finance department is advised that the external leave was taken for any cause beyond the control of government employee, the period of such leave shall be treated as qualification। एक और उसने विशेष प्रावधान कर दिया है कि हाँ, जो EOL ऊपर बताई हैं, इनके अलावा भी यदि कोई ऐसी EOL है जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय था, और वो वित्त विभाग इस बात से सहमत हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय था, तो वो सर्विस भी क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाएगी। लेकिन इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी होगी। आगे रेजिडुअल पेंशन का जिक्र किया है दोस्तों, पढ़ लेना। रेजिडुअल पेंशन का मतलब है हम कम्यूट कराते हैं, कुछ पोर्शन 40% अप टू 40% एडवांस मिल जाता है हमें। 15 साल की अमाउंट का 12 साल के अमाउंट का एडवांस मिल जाता है, 15 साल में वो वापस करना होता है। उस अमाउंट जो मंथली रेट आया निकल के 40% ऑफ पेंशन का, टोटल पेंशन में से वो घटा दिया जाता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का रेट, तो जो बचती है अमाउंट वो रेजिडुअल पेंशन कहलाती है। बची हुई अमाउंट अर्थात एडवांस का भुगतान करने के बाद जो पेंशन बची वो हमारी रेजिडुअल पेंशन होगी। रिटायरिंग पेंशन मीन्स मंथली पेंशन एडमिसिबल टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट और प्री मैच्योर रिटायरमेंट। प्री मैच्योर रिटायरमेंट हो जाती है किसी की, वो होती है 50 साल पर ग्रुप ए एंड बी के लिए, 55 साल पर ग्रुप सी के लिए, डी की नहीं होती प्री मैच्योर। मैच्योरिटी से पहले, पूर्णता से पहले, क्योंकि पूर्ण पेंशन तो सुपर एनुएशन है,
और वो 58 साल की है। उससे पहले रिटायर होने वाले 2 प्रकार के हैं, एक तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट और एक वॉलंटरी रिटायरमेंट, एक और है कंपल्सरी रिटायरमेंट भी है दोस्तों, वो सजा में होता है। यदि किसी को सजा मिलती है ना, उसका जिक्र हम पनिशमेंट अपील रूल में पढ़ेंगे। सर्विस ग्रेच्युटी मीन्स ए लंप सम पेमेंट एडमिसिबल इन लिeu of monthly pension to a government employee at the time of retirement not having minimum qualifying service prescribed for monthly pension under the rules। कि जब कोई आदमी 10 साल की सर्विस पूरी नहीं हुई और तब रिटायर होता है तो उसको वो क्या पैसा तो डिस्चार्ज का तो मिलेगा ना, तो उसको सर्विस ग्रेच्युटी बोलते हैं। सुपरएनुएशन पेंशन means a monthly pension admissible to a government employee retired from service on attaining the maximum age prescribed for retirement। सुपरएनुएशन शब्द है जब वो मैक्सिमम एज पूरी करके रिटायर होता है तब वो मिलती है। टर्मिनल ग्रेच्युटी के बारे में बताया है, मीन ए लंप सम पेमेंट मेड टू ए टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर टर्मिनेशन। मैंने बताया कि टर्मिनेशन पे मिलती है ना वो सर्विस की ग्रेच्युटी, तो वो टर्मिनल ग्रेच्युटी उसका नाम है। सर्विस ग्रेच्युटी 10 साल से कम पे टर्मिनल ग्रेच्युटी, क्योंकि 2 नाम कर दिए, पहले एक ही नाम होता था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यू टू अबॉलिशन ऑफ पोस्ट, पहले बता चुका हूं मैं। द टर्म डिफाइंड इन द हरियाणा सिविल सर्विस जनरल रूल 2016, पहला हमने वीडियो चल रहे थे, बट नॉट डिफाइंड इन दिस रूल अनलेस देयर बी समथिंग रिपंक्ट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट शैल हैव द सेम मीनिंग एंड सेंस एज एक्सप्लेन्ड। कि कोई भी डेफिनेशन इनके अलावा इसमें नहीं है और हमारे हरियाणा सिविल सर्विस जनरल रूल में है, वो भी एज इट इज मीनिंग समझा जाएगा यहाँ पे इन रूलों में। कहीं मेन तो वही है, लेकिन ये पर्टिकुलर पेंशन के शब्द थे, उनकी डेफिनेशन यहाँ बताइए दोस्तों। अगला चैप्टर है दोस्तों जनरल प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो को इसी चैप्टर पे क्लोज करता हूँ। आज मैं 2 ही चैप्टर क्लोज कर पाया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश है आपको हर पहलू से अवगत कराना, ताकि आपको अपने कार्यालयों में काम करने में भी लाभ मिले और अपने क्लेम को प्राप्त करने में भी लाभ मिले। दूसरों का भी भला करें, अपना भी भला करें दोस्तों। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और अंत में आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास अगली वीडियो का मेरी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले दोस्तों, और मेरा भी हौसला अफजाई हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।